नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे साधारणीकरण। रस निष्पत्ति के अंतर्गत हम इसको कर रहे हैं, यानी रस निष्पत्ति के संदर्भ में ही साधारणीकरण के सिद्धांत की चर्चा की जाती है। ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए, एक सरल से तरीके से आपको इसको बताना चाहूँगी, क्योंकि प्रश्न में जब हम जाएंगे, इसका उत्तर ढूंढने का प्रयास करेंगे तो बहुत बड़े बड़े नाम इसमें आएंगे। कभी अभिनव गुप्त का नाम आएगा, कभी भट्ट नायक का नाम आएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम आएगा। ऐसे जो विचारक, चाहे वो पाश्चात्य हैं या फिर जो संस्कृत के विद्वान हैं या जो भारतीय हिंदी आलोचना साहित्य में जिनका जिक्र किया जा सकता है, सब ने अपने अपने विचार दिए हैं। लेकिन आप साधारणीकरण नाम को बहुत ही सरल तरीके से या साधारण तरीके से समझने का प्रयास करें। देखिए, जब आप कोई नाटक देखते हो या कोई भी आपकी पसंदीदा किताब पढ़ते हो, जब पढ़ते पढ़ते मान लीजिए उस नाटक का कोई पात्र जब रो रहा है और हमारी पढ़ते पढ़ते या देखते देखते हमारी आंखों से आंसू छलक जाएं, यानी उस पात्र के दुख का साधारणीकरण हो गया, यानी उससे दर्शक या पाठक भी प्रभावित हुआ। इससे भी सरल उदाहरण, सबके घर में बच्चे होते हैं, आपने देखा होगा। बच्चों का पसंदीदा कार्टून होता है भीम, डोरेमोन। उनको देखना बच्चा बड़े पसंद करता है। बच्चा अकेला बैठकर उसमें इतना खो जाता है, उसे पता ही नहीं चलता कि उसे भूख लगी हुई है, प्यास लगी हुई है, या उसकी माँ कहाँ है, उसके घर वाले कहाँ है। वो उसमें गुम है। जो डोरेमोन कर रहा है तो वो उसके साथ हंस रहा है, जबकि वो सब नोबिता और डोरेमोन आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया का प्रभाव बच्चे पर भी पड़ रहा है। बच्चा भी डोरेमोन के साथ हंसता है। भीम जब ढिशुम ढिशुम करता है तो उसके साथ बालक भी वैसे ही करता है, यानी उस भाव का क्या हो रहा है, साधारणीकरण हो रहा है। इसे इसी सरल तरीके से समझकर आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है। तो आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर देखें, रस निष्पत्ति के संदर्भ में ही साधारणीकरण के सिद्धांत को शामिल किया जाता है। आचार्य भरत मुनि ने रस सूत्र की व्याख्या करते समय भट्ट नायक ने इस सिद्धांत का प्रवर्तन किया है। यानी भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्या किसने की थी? भट्ट नायक ने। और भट्ट नायक ने ही इस सिद्धांत का परिवर्तन किया है। पाश्चात्य विचारक टी.एस. इलियट भी इस सिद्धांत के समर्थक हैं, यानी उन्होंने भी इस सिद्धांत के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की है। इसके अर्थ और स्वरूप की अगर बात करें तो साधारणीकरण का शाब्दिक अर्थ क्या है? व्यक्तित्व का विलयन। किसमें? किसी दूसरे में। जैसे मान लीजिए हम रामायण देख रहे हैं, वहां पर जब हम राम को देखते हैं तो राम के साथ हम भी उन्हीं भावों में बह जाते हैं, यानी हमारे व्यक्तित्व का विलयन किसमें हो गया? राम में हो गया। हम उसके भावों के साथ, अगर राम की आंखों में आंसू है तो हमारी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। तो इससे क्या होगा? व्यक्तित्व विशेष ना रहकर सामान्य हो गया, यानी वो राम के भीतर उसमें अपने भाव नजर आने लगे। तो यहाँ असाधारण का साधारणीकरण। असाधारण कौन है? राम अपने आप में विशेष है, लेकिन इसी का साधारणीकरण कब हो जाता है? जब राम को देखने वाला या राम के विषय में सुनने वाला या राम के रामायण को पढ़ने वाला उसके भाव के साथ बहने लगे, तो वो क्या है? असाधारण का साधारणीकरण है। साधारणीकरण का संबंध रस निष्पत्ति की वैज्ञानिक प्रक्रिया से है, यानी ये प्रक्रिया कोई कल्पना नहीं बल्कि विज्ञान पर आधारित है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सहृदय अपने सामान्य मानवीय हृदय द्वारा काव्य में वर्णित विभाव आदि को सामान्यकृत अथवा मानवीय रूप में ग्रहण करता है। यह प्रक्रिया विशेष भाव की व्यक्तिक अनुभूति को रस रूप में परिणित कर देती है। ये पाठक, श्रोता, दर्शक तथा कवि सबके हृदय में घटित होती है। देखिए, एक तो यहाँ सहृदय को, हृदय सहित जिसके हृदय में भाव हों। देखिए, जो हृदय के साथ नहीं होगा उसमें तो भाव ही नहीं होंगे। सहृदय का तात्पर्य यहाँ पर क्या है? क्योंकि ये शब्द बहुत जगह आएगा। सहृदय से तात्पर्य क्या है? जो भावों को समझने वाला है, जो अनुभव करने वाला व्यक्ति है, जो चेतना युक्त तो है ही, लेकिन उसमें भावों को समझने की शक्ति भी है। तो यहाँ पर अपने सामान्य मानवीय हृदय द्वारा, यानी जो सहृदय व्यक्ति है, एक सामान्य व्यक्ति है,
और उसमें कैसा हृदय, एक सामान्य मानव का हृदय उसमें है। उसके द्वारा काव्य में जो रस का वर्णन किया जाता है उसको सामान्य रूप से उसे ग्रहण कर लेता है, उसके अर्थ को समझता है। ये प्रक्रिया क्या है, यही तो रस की अनुभूति है। बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने आपको यहाँ पर रामायण का जिक्र किया। अब रामायण की अगर बात करें, रामायण में जो पात्र हैं उन पात्रों से पाठक यानी पढ़ने वाला, श्रोता यानी सुनने वाला, दर्शक जो रामायण को देख रहा है, कवि जो उसको लिख रहा है, सब एकाकार हो जाते हैं, उन भावों से जुड़ जाते हैं। जहाँ पर प्रसन्नता का प्रसंग है वहाँ सबके होठों पर हंसी आ जाती है, जहाँ पर दुख का प्रसंग है सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो क्या है, साधारणीकरण है। और ये किसके, सबके हृदय में जब घटित हो तो मानना चाहिए कि कौन सी प्रक्रिया घटित हो रही है, साधारणीकरण की प्रक्रिया घटित हो रही है। अब इसके महत्व को अगर जाने तो रसवत्ता ही काव्य की जननी है और ये साधारणीकरण से ही आ सकती है। यानी जब हम रस की बात करें, रस ही तो काव्य को जन्म देता है और ये किससे घटित होती है, साधारणीकरण की प्रक्रिया से ही रस की अनुभूति होती है। काव्य रचना के लिए ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है, यह ज़रूरी है। साधारणीकरण की प्रक्रिया द्वारा कवि दूसरों के भावों को उत्पन्न कर आनंदानुभूति प्रदान कर सकता है। यानी कवि जो, जैसे देखिए अगर वीर रस का काव्य है, हम जब पढ़ते हैं तो हमारी भुजाएं फड़कने लगती है, मन करता है मैदान में जाएं और शत्रु का नाश कर दें। वैसे ही कोई दुखद कविता है या दुख के भावों से परिपूर्ण काव्य को हम पढ़ते हैं तो हमारा मन भी उसी दुख में लीन हो जाता है। तो वो जो दुख है वो केवल दुख नहीं बल्कि वास्तविक आनंद है उस काव्य का। यानी काव्य के साथ एकाकार हो जाना, ये किसी भी प्रकार का भाव हो सकता है। इस प्रक्रिया द्वारा कवि की अनुभूति विश्व की अनुभूति बन जाती है, क्योंकि उस कविता को पूरा संसार पढ़ता है, सारा विश्व पढ़ता है और विश्व भी तो उस कवि के भावों से जुड़ जाता है। रस लोकोत्तर बन जाता है। साधारणीकरण की प्रक्रिया द्वारा सहृदय लोक सामान्य भूमि तक पहुंच सकता है। यानी जो हृदय सहित जो व्यक्ति है, जो भावों को समझने वाला व्यक्ति है, वो इस लोक की सामान्य भूमि तक पहुंच सकता है, अर्थात वो उन भावों के साथ साधारणीकरण करके रस की अनुभूति प्राप्त कर सकता है। और ऐसा होने से रस लोकोत्तर बन जाता है, यानी ऐसा आनंद की प्राप्ति होती है इस संसार या इस लोक से परे, या इस लोक को जो मनोभावों को समझने वाला जो भाव है या रस उत्पन्न करने वाला जो भाव है वो सामान्य जन के हृदय में उत्पन्न हो जाता है। तो ये क्या है, साधारणीकरण का महत्व है, क्योंकि साधारणीकरण ही किसी काव्य में रस की निष्पत्ति में सहायक होता है। साधारणीकरण के संबंध में संस्कृत के विद्वानों के मत अगर देखें तो सबसे पहले आचार्य भरत ने अपने विचार दिए हैं। उन्होंने कहीं पर भी साधारणीकरण शब्द का प्रयोग नहीं किया, लेकिन फिर भी जो उन्होंने लिखा है या जो संकेत दिया है उसमें हमें उसके बारे में थोड़ा अंदाज़ा लगता है। वो क्या मानते हैं कि जब भावों को सामान्य रूप से प्रस्तुत किया जाता है तो रसों की निष्पत्ति होती है, और यही क्या है, साधारणीकरण है। यानी सहृदय की सामान्य अनुभूति, वो जो सहृदय है, जब रस की उत्पत्ति होती है तो जो सहृदय के भाव हैं उसमें जो अनुभूति है वो सामान्य तौर पर सामान्य रूप से प्रस्तुत होती है और उससे क्या होगा, रस की निष्पत्ति होती है। इसी को इन्होंने साधारणीकरण माना है। उसके बाद भट्ट नायक को अगर हम देखें तो भट्ट नायक क्या मानते हैं, देखिए इनका जो, इससे पहले भी हम रस निष्पत्ति के टॉपिक में हम कर चुके हैं। ये मानते हैं कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति ही। तो ये कहते हैं कि भावकत्व द्वारा ही विभाव, अनुभाव और संचारी भावों का साधारणीकरण होता है। देखिए यहाँ पर अगर भट्ट नायक की हम कहें तो ये मानते हैं कि सहृदय सबसे पहले अभिधा शक्ति द्वारा पात्रों के संवादों के अर्थ ग्रहण करता है, उसके बाद भावकत्व व्यापार द्वारा उस अर्थ का भावन करता है, यानी उस भाव को समझता है। भाव को समझने की प्रक्रिया द्वारा वो उस भाव के अर्थ को समझता है और उस भावकत्व के द्वारा ही विभाव, अनुभाव और संचारी भावों का साधारणीकरण हो जाता है। इसका परिणाम क्या होता है कि जो सामाजिक है, समाज का एक व्यक्ति है, अपने सुख दुख, अपना हर्ष, विषाद, मोह आदि भावों को त्याग कर सामान्य रूप धारण
कर लेता है। यानी यहाँ पर वो अपने अपने दुख सुख को भूल जाता है और जिस पात्र से उसका तालमेल हुआ है वो उसी के साथ बह जाता है या उसी भाव के साथ वो डूब जाता है या उसी भाव के साथ उसका तालमेल बन जाता है। तो वो क्या प्रक्रिया है? साधारणीकरण की प्रक्रिया है। यहाँ पर कोई भी भाव व्यक्तिगत नहीं है, सामाजिक है। देखिए, जब कोई पाठक, दर्शक या जो श्रोता है वो जब नाटक का या किसी अन्य काव्य का जब उसका देखता है, सुनता है या उसे पढ़ता है, अपने दुख को भूल जाता है, अपनी खुशी को भूल जाता है, उसमें संकलित पात्रों से वो अपने भाव को जोड़ देता है। उसके बाद है अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त की अगर बात करें तो ये साधारणीकरण के तीसरे व्याख्याकार माने गए हैं। ये क्या कहते हैं कि विभाव आदि के साधारणीकरण के द्वारा ही, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, ये परमाता है, परमाता का साधारणीकरण हो जाता है। देखिए, यहाँ पर ये क्या कहना चाहते हैं कि काव्य नाटक द्वारा जो वस्तु प्रस्तुत की जा रही है उसके संबंध में सामाजिक की जो व्यक्तिगत आसक्ति है, वो मित्र, शत्रु या उदासीन भाव, उन सब से वो मुक्त प्रतीत होती है और जो भाव या विभाव आदि है उसके साधारणीकरण के द्वारा ही परमाता का साधारणीकरण होता है। ये किसने माना है? अभिनव गुप्त ने माना है। अभिनव गुप्त ने ये स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि साधारणीकरण के द्वारा ही कवि के जो पात्र हैं, कवि ने जिन पात्रों को निर्मित किया है वो व्यक्ति विशेष ना रहकर सार्वदेशिक पात्र बन जाते हैं। नायक नायिका के अंदर जो भाव हैं उनका व्यक्तिगत संबंध होने के कारण जो काव्य को या नाटक को देखने वाले, पढ़ने वाले या सुनने वाले हैं वो भी उससे जुड़ जाते हैं। तो इससे क्या होगा? जो सहृदय व्यक्ति है उसका क्या हो जाएगा? साधारणीकरण हो जाएगा। उसके बाद धनंजय की अगर बात करें तो धनंजय इस सिद्धांत के महत्वपूर्ण व्याख्याकार हैं। ये मानते हैं कि दर्शक कवि निर्मित पात्रों के माध्यम से रसानुभूति प्राप्त करता है, कि कवि जिन पात्रों को निर्मित करता है अपने काव्य में, उन्हीं के माध्यम से दर्शक क्या है? रस की अनुभूति प्राप्त करता है। इनका विचार है कि नाटक देखने या काव्य पढ़ने से सहृदय के समक्ष ऐतिहासिक राम आदि पात्र न रहकर कवि निर्मित पात्र रह जाते हैं। यानी ये मानते हैं कि राम को इतिहास से जोड़कर नहीं देखते। राम को किसने निर्मित किया? कवि ने निर्मित किया। और कवि के द्वारा जो निर्मित पात्र हैं उन्हीं के साथ जो दर्शक है वो अपना तालमेल स्थापित करता है। दर्शक का राम आदि के प्रति जो पूज्य भाव है वो समाप्त हो जाता है और कवि निर्मित पात्रों के माध्यम से ही रसानुभूति प्राप्त होती है। यहाँ पर दर्शक ये भूल जाता है कि राम ईश्वर के रूप में है, यहाँ पर राम एक पात्र के रूप में है जिसे कवि ने निर्मित किया है और दर्शक का भाव भी उससे जुड़ जाता है। उसके बाद आचार्य विश्वनाथ हैं, ये क्या मानते हैं कि काव्य, नाटकगत, विभाव आदि तीनों का व्यापार साधारण रूप ग्रहण कर लेता है। सारा घटनाक्रम अपने विशिष्ट व्यक्तित्व से रहित हो जाता है, जिससे राम आदि पात्र और सहृदय दोनों में अभेद स्थापित हो जाता है। अभेद यानी अंतर खत्म हो जाता है। यही रसास्वाद की भूमिका है। ये भी तो वही बात बता रहे हैं कि यहाँ पर रसास्वाद कब है? जब कवि द्वारा निर्मित पात्रों के साथ जो व्यक्ति विशेष है वो विशिष्ट व्यक्तित्व से रहित हो जाता है और वो किसके साथ जुड़ जाता है? राम आदि पात्रों के साथ। जो बीच में भेद है, अभेद यानी भेद खत्म हो जाता है और वो एकाकार हो जाते हैं। उससे क्या होगा? रस की अनुभूति प्राप्त होती है। पंडित जगन्नाथ जी क्या कहते हैं कि भावना के दोष के कारण ही राम आदि असाधारण पात्र सहृदय को सामान्य प्रतीत होते हैं। जब तक भावना बनी रहती है तब तक रसानुभूति होती है। तो यहाँ ये भाव को प्रधान मानते हैं कि जब भाव में दोष के कारण, जब हम अपने विचारों को त्याग कर हमारे भावों में दोष आ जाता है, विकार आ जाता है, उसी से जो राम आदि पात्र हैं वो असाधारण पात्र लगते हैं,
किस असाधारण पात्र किसको लगते हैं? सहृदय को। लेकिन जब भावनाओं में दोष आ जाता है तो वो सामान्य प्रतीत होते हैं। देखिए, हमने राम को देखा काव्य के माध्यम से, तो हम राम को साधारण बना लेते हैं। राम रो रहे हैं, राम दुखी हैं, सीता व्याकुल है, सीता की आंखों में आंसू है। हम उसे असाधारण से साधारण सामान्य व्यक्तित्व के रूप में देखते हैं। तो उससे क्या हुआ? हमारे जो भाव है उनमें परिवर्तन आ गया। जब तक ये भावना में परिवर्तन बना रहता है तब तक हमें रस की अनुभूति होती है। जब ये सोचेंगे कि ये पात्र तो नकली हैं, जो मंच पर हैं, ये तो एक सामान्य व्यक्ति हैं, अभी तो मुझे मिला था, अभी मंच से परे मुझे मिला था, वहां पर जब ये बात आती है तो वहां रस की अनुभूति समाप्त हो जाती है। यानी जब तक हमारी भावना बनी रहती है तब तक रस की अनुभूति हमें प्राप्त होती है। इसके बाद आधुनिक हिंदी विद्वानों व आलोचकों के मत को अगर देखें तो सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम ले सकते हैं। ये मानते हैं कि आलंबन के रूप प्रतिष्ठित व्यक्ति समान प्रभाव वाले कुछ धर्मों की प्रतिष्ठा के कारण सबके भावों का आलंबन बन जाता है। देखिए, इन्होंने आलंबन को साधारणीकरण रूप में देखा है कि आलंबन के रूप में यहाँ पर में आएगा, आलंबन के रूप में प्रतिष्ठित व्यक्ति समान प्रभाव वाले कुछ धर्मों की प्रतिष्ठा के कारण। देखिए, यहाँ पर राम की बार बार हम बात कर रहे हैं। समान प्रभाव है, धर्म की प्रतिष्ठा है, सबके भावों के का आलंबन बन जा। आलंबन का मतलब क्या होता है? आश्रय या सहारा। मान लीजिए जो दर्शक है उसके मन में दुख का भाव है। राम जब दुखी हैं तो उसके दुख का आलंबन कौन बन जाते हैं? राम बन जाते हैं, और वो भाव और ज़्यादा बढ़ जाता है। यानी वो उसको किसको साधारणीकरण के रूप में स्वीकार करते हैं? आलंबन का ही साधारणीकरण स्वीकार करते हैं। यानी आश्रय के आलंबन का ही साधारणीकरण होता है। आलंबन क्या है? जो हमारे भाव को सहारा दे, तो वो क्या है? आलंबन है। भाव को सहारा कौन दे रहा है? राम दे रहे हैं। तो हमारे भीतर का भाव जाग जाता है और उसका क्या होता है? साधारणीकरण हो जाता है। आचार्य केशव प्रसाद के विचारों को अगर हम देखें तो इन्होंने आचार्य शुक्ल के मत का खंडन किया है और साधारणीकरण का संबंध कवि या सहृदय की चित्तवृत्ति से स्वीकार किया है। यानी कवि या सहृदय के मन के भावों को या चित्त यानी हृदय की जो वृत्ति है उससे जोड़कर इन्होंने देखा है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास, कवि के समान सहृदय भी जब मधुमती भूमिका का स्पर्श करता है तब उसकी वृत्तियां उसी प्रकार एक लय में हो जाती हैं। कवि और पाठक की चित्तवृत्तियों का एक तान एक लय हो जाना ही क्या है? साधारणीकरण है। देखिए, कवि हैं, पाठक है और भाव है। जब इन तीनों में एक लय एक तान हो जाए तो उसे इन्होंने क्या कहा है? साधारणीकरण कहा है। यहाँ पर ये मधुमती का स्पर्श करते हैं कि जब मधुमती भूमिका का स्पर्श करता है कौन? समान हृदय, सहृदय। मधुमती क्या है? यहाँ पर मधुमती भूमिका हृदय की एक विशेष अवस्था है जिसमें वितर्क की सत्ता खत्म हो जाती है। यानी तर्क का वितर्क, यहाँ पर सोच विचार नहीं होता। मधुमती भूमिका साधनात्मक होती है। ये आप ध्यान में रखेंगे कि ये क्या है? साधनात्मक होती है। यहाँ पर चित्त की जो वितर्क की सत्ता है वो खत्म हो जाती है। जैसे काव्य में जैसे रागात्मकता है, सरसता है, ये सब उसमें नहीं होती। तो यहाँ पर ये क्या है? साधना अवस्था आप इसे मान सकते हैं कि साधनात्मकता है इसमें, और यहाँ पर वितर्क की सत्ता खत्म हो जाती है। तो ये जब मधुमती भूमिका का स्पर्श कौन करता है? सहृदय व्यक्ति। समान यानी कवि के समान। किसके समान? कवि भी तो जब काव्य की रचना करता है तो वहां पर वितर्क का भाव खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो उसके विचार हैं, वो उन भावों के साथ बहता है। तो जब उन्हीं कवि के भावों के साथ पाठक के भाव मिल जाते हैं तो वो क्या हो जाता है? साधारणीकरण हो जाता है। उसके बाद बाबू गुलाब राय हैं, ये कहते हैं कि कवि अपने व्यक्तित्व से ऊंचा उठकर लोक प्रतिनिधि होकर भावाभिव्यक्ति करता है। यही उसका क्या है? साधारणीकरण है। ये कौन कहते हैं? बाबू गुलाब राय का ये मत है और ये मानते हैं कि कवि लोक प्रतिनिधि होकर अगर देखें
तो अपने भावों को जब अभिव्यक्त करता है, यानी लोगों का प्रतिनिधि बनकर, यहाँ कवि के व्यक्तिगत भाव नहीं है, वो लोगों के भावों को ही काव्य के माध्यम से अभिव्यक्त करता है। तो यहाँ पर भी वही तीन बातें हैं, कवि है, यहाँ पर पाठक है, और क्या है, भाव है। इन तीनों का एकाकार हो जाना ही क्या है, साधारणीकरण है। इसी प्रकार नंद दुलारे वाजपेयी की परिभाषा है, ये क्या कहते हैं कि साधारणीकरण का अर्थ है रचयिता और उपभोक्ता के बीच की भावना का तादात्म्य, यानी तालमेल। यहाँ पर रचयिता कौन है, कवि है, और उपभोक्ता कौन है, उसको उपभोग करने वाला, वो कौन है, दर्शक, पाठक या श्रोता। तो इन दोनों के बीच के जो भाव हैं, जब इनमें तालमेल हो जाता है तो वो क्या है, साधारणीकरण है। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि साधारणीकरण न तो आश्रय का होता है और न ही आलंबन का, अपितु ये कवि की अनुभूति का होता है। तो इन्होंने किसको महत्व दिया है, कवि की अनुभूति को महत्व दिया है। इनकी रचना है रस सिद्धांत, उसमें इन्होंने अपने विचार दिए हैं। ये मानते हैं कि साधारणीकरण न तो आश्रय का होता है न ही आलंबन का, अपितु ये कवि की अनुभूति का होता है। आश्रय यहाँ पर इन्होंने राम को माना है, आलंबन इन्होंने यहाँ पर किसको माना है, सीता को माना है। और ये मानते हैं कि यहाँ पर इन दोनों का साधारणीकरण नहीं होता, बल्कि कवि की अनुभूति का साधारणीकरण होता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये हिंदी विद्वान और आलोचक हैं जिन्होंने अपने मत दिए हैं। डॉक्टर नगेंद्र की अगर बात करें तो इन्होंने माना है कि साधारणीकरण किसका होता है, कवि की अनुभूति का। अपनी अनुभूति का साधारणीकरण करने में समर्थ व्यक्ति ही कौन है, कवि है। कि जो व्यक्ति अपनी अनुभूति का साधारणीकरण करने में समर्थ है वही तो वास्तव में कवि है। तो यहाँ पर इन्होंने कवि की अनुभूति को विशेष महत्व दिया है। अब अगर निष्कर्ष पर हम विचार करें तो साधारणीकरण के तीन प्रमुख तत्व आए। हमने जो ये सभी विद्वानों के मत किए हैं उनमें भी तो तीन ही तत्वों की बात हुई है, एक कवि है, एक सहृदय है जो उसको पढ़ने वाला है, और उसके बाद क्या है, कवि की भावाभिव्यक्ति की क्षमता, यानी कवि, दर्शक या पाठक या श्रोता और उसके भाव। जब इन तीनों का एकाकार हो जाता है या तीनों में तालमेल स्थापित हो जाता है तब कौन सी प्रक्रिया होती है, साधारणीकरण की प्रक्रिया, यानी वो भाव सामान्य हो जाता है, साधारण हो जाता है। अतः कह सकते हैं कि साधारणीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा रसानुभूति की प्राप्ति होती है, यानी रस की अनुभूति, आनंद की अनुभूति होती है। ये कवि, पाठक, श्रोता, दर्शक आदि की व्यक्तिगत अनुभूतियों को सामान्य रूप में परिणित कर देती है। अतः साधारणीकरण एक साधन है और रसानुभूति साध्य। साध्य का मतलब क्या है, उद्देश्य। साधारणीकरण के द्वारा रस की अनुभूति कराना ही कवि का या काव्य का मूल उद्देश्य होता है। तो साधारणीकरण की प्रक्रिया को अगर देखें तो ये एक साधन है और इसका मूल उद्देश्य क्या है, रस की अनुभूति करवाना। तो उम्मीद करती हूँ कि साधारणीकरण की प्रक्रिया क्या है, इसमें मुख्य तत्व कौन है, जो संस्कृत के आचार्य हैं उनके क्या विचार हैं, हिंदी के विद्वान और आलोचकों के क्या मत हैं, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। कमेंट करके ज़रूर बताएं, चैनल से जुड़े रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।